Hello to everyone, this is Kavish IS and we are going to talk about a very important topic. अभी हाल में हम लोगों ने देखा कि तमिलनाडु में एक फाइट चल रही है किनके किनके बीच में, गवर्नर वर्सेस वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। देखिए ये जो फाइट है ना वो चलते रहती है देश में, क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी एक पार्टी की है और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी दूसरे पार्टी की है तो ये टशल हमें देखने को मिलता है। चाहे वो दिल्ली का ही मुद्दा क्यों ना हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल का हो, चाहे कभी कभी बिहार का भी ये मुद्दा आ जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि गवर्नर का जो कंडक्ट है ना वो स्टेट गवर्नमेंट को पसंद नहीं आता है और इसके वजह से वो क्या करते हैं, चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में ताकि वहां से उन्हें न्याय मिल सके। अभी जो ऑन गोइंग सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है ना वो इसी के ऊपर बात कर रही है कि गवर्नर क्या करते हैं ना, एब्सेंस ऑफ टाइम फ्रेम कह के वो एसेंट टू बिल नहीं देते हैं, बिल को वो पास नहीं करते हैं, जिससे कि जो इलेक्टेड रिजीम है वो जो चाहती है जनता के लिए करना वो कर नहीं पाती है। नाउ ये जो केस है वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। यू कैन सी आउट हियर इन द नेक्स्ट स्लाइड हम लोग ये तमिलनाडु का केस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनका नाम है RN रवि, ये हैं तमिलनाडु के गवर्नर और इन्हीं के अगेंस्ट में जो आपका तमिलनाडु गवर्नमेंट है वो पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। वो कह रहा है कि बहुत सारे बिल को ये क्या कर रहे हैं, पेंडिंग में रखे हुए हैं। उनके पास इतना समय नहीं है कि हम जैसे इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो भी बिल है उसे वो पास करें। वो रिलक्टेंट हैं, डेलिबरेटली वो रिलक्टेंट है, मतलब जानबूझ करके वो क्या कर रहे हैं, ये बिल को एक्ट बनने नहीं दे रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा पूरा प्रोसेस कि बिल एक्ट कैसे बनता है। मान लीजिए कि एक कोई भी स्टेट है, फॉर एग्जांपल उसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि 2 सदन है। तो बिल पहले टेबल्ड होगा, बिल टेबल्ड हुआ एक सदन में, वहाँ पर वो चर्चा होगा और फिर वहाँ से वो पास होगा। पास होने के बाद फिर वो दूसरा सदन में जाएगा, वहाँ पर भी चर्चा होगा और पास होगा। अगर दोनों से ही पास हो गया तब जाके वो टेबल्ड हो जाएगा आपका गवर्नर के पास। ना गवर्नर के पास ये पावर होता है कि वो क्या करे, उस बिल पर अगर उनका साइन हो जा रहा है, वो एसेंट दे दे रहे हैं, तो वो बिल जो है वो एक्ट बन जा रहा है। लेकिन यही मुद्दा उठ करके आ रहा है कि गवर्नर क्या कर रहे हैं ना, रिलक्टेंसी दिखा रहे हैं। बहुत सारे बिल है ना उसका जो एसेंट है उसको रोके हुए हैं और उस बिल को एक्ट नहीं बनने दे रहे हैं। और ऑफ कोर्स ये जो वो कर रहे हैं वो संविधान के दायरे में ही कर रहे हैं। उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। आर्टिकल 200 को मैंने डिस्कस किया है। यू कैन सी आउट हियर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या कहता है। तो गवर्नर के रिस्पेक्ट में जो संविधान है वो बिल के रिस्पेक्ट में आर्टिकल 200 जो है वो इस बात को रखता है। आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर के पास कुछ अल्टरनेटिव हैं कि अगर उनके पास बिल आ रहा है तो वो क्या करेंगे। सबसे पहला तो वही है कि एसेंट दे दो, यानी कि उस बिल को साइन कर दो ताकि वो एक कानून बन जाए, एक्ट बन जाए। ये तो एक सिंपल सा प्रोसीजर हुआ। लेकिन दूसरा जो है ना उसी के ऊपर सबसे ज्यादा कंसर्न है, वो है विथ होल्डिंग एसेंट। ये आप देख सकते हैं विथ होल्डिंग एसेंट, यानी कि वो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो अपना एसेंट को रोके रहेंगे, वो साइन ही नहीं करेंगे। नो, ये एक कंसर्न का विषय बन जाता है। स्टेट गवर्नमेंट कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं ना, चुने हुए हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किए हैं उस केसेस के बेसिस के ऊपर कि आर्टिकल 200 आपको डिस्क्रिशनरी पावर बहुत ही लिमिटेड देता है। आपको अगर काम करना है तो आर्टिकल 200 यही कह रहा है कि आपको वर्क करना है ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के तहत ही आप किसी भी मुद्दे के ऊपर एसेंट देंगे या फिर उसको विथहोल्ड करेंगे। आपको मैं समझाता हूं कि ऐसा फिर किया क्यों गया है, डाला ही क्यों गया है कि आप एसेंट को विथहोल्ड करिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि कोई प्राइवेट मेंबर बिल आया, मान लीजिए प्राइवेट मेंबर बिल आया और वो बिल जो है ना पास हो करके पहुंच गया गवर्नर के पास। अब गवर्नर क्या कर सकता है, उसको अगर साइन कर देगा तो वो तो एक्ट बन जाएगा, एक प्राइवेट मेंबर का बिल एक्ट बन जाएगा। ये गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा। तो गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो गवर्नर को बोले कि आप क्या करिए, विथहोल्ड कर दीजिए एसेंट को। नाउ
ये जो पावर है ये डिस्क्रिशन में अपने मन से गवर्नर क्या कर रहा है, गवर्नमेंट के खिलाफ, इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ ही यूज कर दे रहा है, जिसके वजह से गवर्नमेंट जो है वो पहुंच जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। अब आपको थोड़े से पॉइंट जो हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। तो विथ होल्डिंग एसेंट जो है वो एक मुद्दा है, इसके ऊपर हम लोग और भी देखेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने डाला है कि सरकारी कमीशन क्या कहता है या पुंछ कमीशन क्या कहता है, हम लोग उसके ऊपर भी थोड़ा सा नज़र डालेंगे ना। तीसरा जो उनके पास पावर है ना आर्टिकल 200 के तहत, वो क्या है पता है, रिजर्वेशन फॉर द प्रेसिडेंट या फिर रिटर्न फॉर कंसिडरेशन। ये पहले देख लेते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है ना कि मान लीजिए वो बिल गया, वो बिल गवर्नर के पास गया, गवर्नर के पास पावर है कि बोल दें कि इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारे गलती हैं, ये मैं पास नहीं होने दूंगा, तुम क्या करो फिर से इसके ऊपर चर्चा करो और फिर भेजना। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट का केस हो चाहे गवर्नर का केस हो, दोनों केसेस में अगर फिर से जो लेजिस्लेचर है वो फिर से वही बिल को चाहे उसमें बदलाव करके चाहे उसमें नहीं बदलाव करके गवर्नर को भेज रहा है, तो गवर्नर उसके ऊपर एसेंट देने के लिए बाध्य है, उसे उसके ऊपर एसेंट अपना देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन में क्या होगा, फिर से अगर गवर्नर वापस भेज रहा है बिल को लेजिस्लेचर में तो क्या होगा। अब चौथा जो है ना वो एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो है रिजर्वेशन फॉर द प्रेसिडेंट। देखिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं ना, क्योंकि ये क्या है, हमारा जो देश का संविधान है ना वह फेडरलिज्म बनाता है। फेडरलिज्म में क्या होता है ना कि पावर डिवाइडेड होते हैं, यानी कि सेंटर के पास भी पावर होता है, स्टेट के पास भी पावर होता है, इसी को फेडरलिज्म कहते हैं। और फेडरलिज्म में कोई कोई पॉइंट जो होता है उसमें सेंटर की अनुमति होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन फॉर प्रेसिडेंट में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप ये समझिए, ऐसे मुद्दे जो असंवैधानिक हैं, ऐसे मुद्दे, एक सिंपल समझ लीजिए कि हाई कोर्ट का अगर पावर को कम करना चाह रहा है स्टेट गवर्नमेंट, तो ऐसे बिल अपने आप रिजर्व में चले जाएंगे प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट उसमें डिसाइड करेंगे कि उस बिल का क्या करना है, उसमें गवर्नर नहीं करेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसमें सेंटर का भी वर्ड होना जरूरी है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिसको गवर्नर क्या कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अभी का जो मुद्दा है वो विथ होल्डिंग एसेंट का मुद्दा है कि क्यों विथ होल्ड किया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर लिमिटेड डिस्क्रिशनरी पावर की मैं बात कर रहा था कि कितना पावर है, जो भी पावर है वो लिमिटेड है। यू कैन सी आउट हियर एम्फेसाइजिंग एडहेरेंस टू मिनिस्टेरियल एडवाइस। मैंने ये चीज आपको बताया कि जो भी डिसीजन लेता है गवर्नर ना, वो डिसीजन लेता है ऑन बिहाफ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उन्हें कुछ कह नहीं रहा है तब तक ले वो काम नहीं कर सकते हैं। ये जो है वो कौन से केस में निकल के आया था, शमशेर सिंह केस। शमशेर सिंह केस अफर्म करता है कि गवर्नर बाउंड है ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। गवर्नर वही करेगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उन्हें बताएगा। तो ये जो केस है उसको आप हमेशा याद रखिएगा, और ये याद रखिएगा कि गवर्नर क्या है, बाउंड है। लेकिन ये लिमिटेड डिस्क्रिशनरी पावर का बात कर रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ तो डिस्क्रिशनरी पावर है ही। तो वो जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर द प्रेसिडेंट के लिए है। मतलब कि कौन कौन से बिल को वो रिजर्व करके प्रेसिडेंट के पास भेजेगा उसके ऊपर है। अभी जो प्रोसीडिंग चल रहा है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना, वो इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है कि विथ होल्डिंग ऑफ एसेंट भी अगर किया जाएगा तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर किया जाएगा। यही मुद्दा है जो कि इसे और ज्यादा खास बना रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी क्या कह रहा है कि आपको जो भी काम करना है वो आपको करना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ कर ही ना। सरकारिया कमीशन को भी समझ लेते हैं। सरकारिया कमीशन ने भी रिकमेंडेशन दिया था गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर, गवर्नर अपने मन से क्या कर सकता है। तो यहां पर आप देख लीजिए ट्रू डिस्क्रिशन के बारे में बात हो रही है कि सच में जब रिजर्व करना होगा बिल प्रेसिडेंट के लिए, वहीं पर टू डिस्क्रिशन काम आएगा। और वो तभी होगा जब कोई भी असंवैधानिक बिल जो है वो पास हो रहा है, जैसे कि मैंने हाई कोर्ट वाला मुद्दा को आपको बताया। तो अगर असंवैधानिक बिल पास हो रहा है तो ही क्या कर सकता है, गवर्नर अपना डिस्क्रिशन का यूज करेगा, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछने नहीं जाएगा। वो क्या करेगा, अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके वो बिल को रिजर्व कर देगा प्रेसिडेंट के लिए। सो सरकारी कमीशन का ये रिकमेंडेशन था। अब पुंछ कमीशन को भी समझ लेते हैं क्योंकि वो भी जरूरी है। पुंछी कमीशन क्या बोलता है, वो कहता है कि 6 मंथ का टाइम फ्रेम होना चाहिए गवर्नर के पास,
ताकि वो डिसाइड करे बिल के ऊपर। लेकिन ये जो रिकमेंडेशन है वो 2010 में दिया, अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। ये बस रिकमेंडेशन था कि गवर्नर के लिए एक टाइम फ्रेम सेट कर दिया जाए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इलेक्टेड है, वो इलेक्ट करके कोई बिल को पास किया है और उस बिल को इनडेफिनेट टाइम के लिए गवर्नर अपने पेटी में नहीं रख सकता है। इसीलिए क्या किया जाए, एक टाइम फ्रेम को सेट कर दिया जाए जिसके अंदर क्या होगा, गवर्नर को डिसाइड करना पड़ेगा कि उस बिल का क्या होगा। दैट इज व्हाट दिस सुप्रीम कोर्ट, अभी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी यही कहा है कि विथ होल्ड आप करके मत रखिए, आप रिटर्न करिए बिल को और उसके बाद फिर रिटर्न होगा। तो मैंने आपको बताया कि रिटर्न होगा चाहे फिर बिल में कोई बदलाव हो चाहे ना हो, फिर से अगर गवर्नर के पास गया तो उसे क्या करना पड़ेगा, एसेंट देना ही पड़ेगा। इसके जरिए गवर्नर का जो पावर है ना वो रिड्यूस होगा और इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो पावर है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। अब प्रपोज्ड कुछ सॉल्यूशन है उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता ये सारे सॉल्यूशन आने वाले कुछ समय में होने वाले हैं, बट ये सॉल्यूशन क्या बोलता है कि चीफ मिनिस्टर जो है ना उनको भी इंक्लूड करना चाहिए जब गवर्नर का अपॉइंटमेंट हो रहा हो तो, और उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दे दिया जाना चाहिए कि गवर्नर को आप क्या कर सकते हैं, इम्पीच कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। बट ऑफ कोर्स ये सारे जो रिकमेंडेशन है ना वो मुझे नहीं लगता है आने वाले हैं। ये सारे पावर जो है आप ऐसे कह सकते हैं कि पावर सेंटर के हाथ से छीन करके आप इसे स्टेट को देना चाह रहे हैं। सेंटर ऐसा कभी होने नहीं देगा। हम लोगों का फेडरलिज्म तो ज़रूर है, लेकिन फेडरलिज्म में सेंटर जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। बट ऑफ कोर्स आपको कुछ सॉल्यूशन लिखने होंगे, तो मैंने कुछ सॉल्यूशन डाल दिया है। ये सारे जो अमेंडमेंट हैं वो क्या कर सकते हैं, इन्हेंस करेंगे रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस को और ज़्यादा बेटर करेंगे कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट को। तो आई होप आपको ये पूरा मुद्दा समझ में आया होगा। मैंने टाइप्स ऑफ बिल को उतना लेंथ एंड ब्रेथ में नहीं डिस्कस किया है क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरह से बिल जो है वो टेबल्ड होते हैं, किस तरह से वो पास होते हैं, कितने तरह के बिल होते हैं, या गवर्नर के पास क्या पावर होता है। जैसे कि मैंने मनी बिल आपको नहीं बताया, अगर मनी बिल पास होकर के गवर्नर के पास आ रहा है तो गवर्नर के पास कोई चारा नहीं है, उसे उसमें एसेंट देना ही पड़ेगा। तो ऐसे बहुत तरह के बिल होते हैं। आप क्या करिए, टाइप्स ऑफ बिल से इसको रिलेट जरूर करिएगा। प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टशल के ऊपर अगर कोई मेंस में क्वेश्चन आ रहा है तो ऑफ कोर्स ये सारे पॉइंट जरूर गवर्नर वाले आपको डालने पड़ेंगे। सो आई होप आपको ये पूरा पॉइंट समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।